बच्चों आज हम लोग ग्लाइकोलिसिस को समझेंगे। मैंने आपको बोला था कि हम लोग एक एक वो टॉपिक देखेंगे जो थोड़े टिपिकल हैं और उनको मैं बहुत इजी बनाने की कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग ग्लाइकोलिसिस को समझेंगे। ग्लाइकोलिसिस बेटा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, या आपको उसको हिंदी में कहें तो एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें जो ग्लूकोज होती है ना वो जो ब्रेक होकर पायरुविक एसिड में बदल जाता है। और वो पायरुविक एसिड में क्यों बदलता है? क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, और जैसे ग्लूकोज या पायरुविक एसिड में टूटता है तो बॉडी को एनर्जी मिलती है। आइए हम ग्लाइकोलिसिस को थोड़ा इंटरेस्टिंग करके समझाते हैं और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल आपको ग्लाइकोलिसिस आज याद होने वाली है, किसी भी हालत में आप इसको भूलेंगे नहीं। आज जैसे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बिल्कुल थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है, पहले बेसिक देख लेते हैं, कि जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज टूटकर एनर्जी बनाता है। इसको ऐसे समझो कि आपका ग्लूकोज यानी जो मीठी शुगर है उसके मॉलिक्यूल, जैसे आपने जो भी खाया, आपने समोसे खाए, मिठाई खाए या खाना खाया, ठीक है, तो वो क्या है, वो आपकी मीठी शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब वो ग्लूकोज है। वो टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने लगते हैं ताकि आपके शरीर को एनर्जी मिल सके। अब इस पूरी प्रोसेस में क्या क्या मिलता है हमको मिलते हैं 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल। फाइनल प्रोडक्ट की बात करो, हमको 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं बेटा पायरुवेट के। उसके अलावा हमको एटीपी की एनर्जी मिलती है, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है बेटा, एटीपी भी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हमको वाटर मॉलिक्यूल भी मिलता है और हमको NADH भी मिलता है। हमको इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक कह सकते हो ये एक प्रकार का ट्रक है जिसमें ये सारा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। ग्लूकोज था, ग्लूकोज ब्रेक होके 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनाता है, एनर्जी रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल भी बनते हैं और NADH भी बनता है। साथ ही ATP जिसे एनर्जी की करेंसी मानी जाती है, और NADH, ये छोटे छोटे बॉडी गार्ड्स हैं, ये भी बन रहे हैं। और बीच में देखो थोड़ा सा वाटर भी बन रहा है, ताकि बॉडी को ठंडा रखा जा सके। एनर्जी अगर आती रहेगी तो क्या होगा, बॉडी हीटेड हो जाएगी। तो बॉडी को ठंडा करने का काम कौन करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल उसको ठंडा करने का काम करता है। अब जो दूसरी प्रोसेस है, मतलब इसके आगे की बात है, वो पहले समझने की कोशिश करिए। ये जो पूरी प्रोसेस है कहाँ होती है, ये जो पूरी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है ना, ये हमारे साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पर होती है बेटा, ये हमारे साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहाँ ऑकर्स होती है बेटा, ये इन साइटोप्लाज्म। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर की हर सेल्स में, जिसमें कि किसी छोटे से रसोई घर समझ लो, हमारे हर सेल में, हमारी बॉडी की हर सेल में, आप हर सेल को एक छोटा सा रसोई घर या किचन समझ लो, में यह ग्लाइकोलिसिस हो सकता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्या नहीं पड़ती, इसमें कहीं पर भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया कह सकते हो, या बिना किसी एनर्जी के तैयार हो जाती है, मतलब बिना किसी ऑक्सीजन के प्रोसेस के एनर्जी तैयार हो जाती है। इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उसके बावजूद भी एनर्जी तैयार हो जाती है, मतलब बिना किसी सांस लेने की परेशानी के आपने एनर्जी तैयार कर ली। यह प्रोसेस एरोबिक और एनएरोबिक दोनों प्रकार के एनिमल में होती है। तो चाहे कोई एनिमल एयर में रहता हो जैसे इंसान, या कोई हवा, या कोई बिना एयर के रहता हो जैसे कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, हर जगह ये एनर्जी वाली मशीन चलती है। अब ग्लाइकोलिसिस को कैसे समझे, थोड़ा समझो। ग्लाइकोलिसिस एक सेलुलर रेस्पिरेशन की एक पहली स्टेप है जो सभी एनिमल्स में होती है। इसे ऐसे समझिए कि ग्लाइकोलिसिस वो पहला स्टेप है जिसमें हमारी बॉडी कहती है चल भाई हमें एनर्जी का इंतजाम करना है। कोई भी एनिमल चाहे ह्यूमन हो, हम लोग हो, या फिर कोई भी एनिमल हो, डॉग हो, लॉयन हो, या कोई बैक्टीरिया हो, इसी स्टेप से शुरुआत करता है ताकि आपकी अपनी ज़रूरत की एनर्जी बना सके। क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, डाइजेशन नहीं हो पाएगा, हमारी कोई भी एक्टिविटीज नहीं हो पाएंगी, मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां सेल अपनी फैक्ट्री चालू करती है एनर्जी को बनाने के लिए, ठीक है। तो जहां पर भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो, एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल आती है, ठीक है। ये हम लोग को वैसे भी पता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप समझ लीजिए चाहे कोई इंसान हो या कोई एनिमल हो या फिर बैक्टीरिया हो,
हर एक में इसी स्टेप से शुरुआत होनी है एनर्जी को बनाने के लिए। अब कहानी में ट्विस्ट है कि मान लो अगर ऑक्सीजन मौजूद है तब क्या होगा, तो ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारा एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस अगले लेवल में चला जाता है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। मैंने क्या कहा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस हो गई, और अगर ऑक्सीजन है तो क्या होगा, तो ग्लाइकोलिसिस जब कंप्लीट हो जाएगी जो उसका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो वो एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस अगले लेवल में चला जाता है जिसका नाम होता है क्रेब्स साइकिल। आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे पहले झटपट एनर्जी बनाने का तरीका था, लेकिन अब एकदम असली एनर्जी बूस्टर चालू हो गया और इसमें पूरी तरह ऑक्सीजन का सहारा लिया जाता है। एक और बात आपको नोट करनी है कि ऑक्सीजन की कमी में ग्लाइकोलिसिस के बाद जो सेल्स होती है ना, वो थोड़ी सी एटीपी बनाती हैं और उसके बाद फर्मेंटेशन होता है। मैंने क्या कहा, अगर ऑक्सीजन की कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो ग्लाइकोलिसिस के बाद सेल्स थोड़ी सी एटीपी बनाती है, मतलब थोड़ी एनर्जी बनाती है, और उसके बाद सेल्स क्या करती है, फर्मेंटेशन करती है। मान लीजिए ऑक्सीजन गायब है, तब सेल्स थोड़ा जुगाड़ से काम चलाती है ना, बस थोड़ा सा एटीपी यानी एनर्जी बनी और फिर उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद सेल्स क्या करेंगे, तो सेल्स कहती है चलो भाई फर्मेंटेशन चालू करते हैं, जैसे अपन बियर या दही बनाने की प्रोसेस होती है ना, बिल्कुल उसी टाइप की फर्मेंटेशन। ये वो टाइम है जब सेल्स ऑक्सीजन के बिना ही जैसे तैसे एनर्जी से काम चला लेती हैं। तो जब ऑक्सीजन अब्सेंट हो तो क्या होगा, वहाँ पर फर्मेंटेशन भी होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है ग्लाइकोलिसिस वाला, ये 3 जर्मन बायोकेमिस्ट थे। उनका नाम था, एक का नाम था गुस्ताव एम्बडेन, दूसरे का नाम था बेटा ऑटो मेयरहॉफ, और तीसरे का नाम था याकूब कारोल। ठीक है, इन्होंने इसे खोजा था। इसे ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। मतलब ईएमपी पाथवे का नाम इन 3 जर्मन साइंटिस्ट ने रखा था, ये आपको याद रखना है। इन्होंने 19वीं सेंचुरी में इस पूरे एनर्जी मेकिंग मैकेनिज्म का पता लगाया। सोचिए, उस जमाने में ये तीनों वैज्ञानिक सोचकर ग्लूकोज को टूटता हुआ देख रहे थे और कह रहे थे आहा, ये तो एनर्जी बना रहा है 19वीं सेंचुरी में। मतलब ग्लाइकोलिसिस पाथवे में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था वो इन 3 साइंटिस्टों के देन है। कौन से, ये नाम आपको याद होने चाहिए, गुस्ताव याद रखना, ऑटो मेयरहॉफ और याकूब कारोल पार्नस। ठीक है, तो इन्होंने ही ईएमपी पाथवे का नाम दिया था। ये ईएमपी पाथवे भी कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग ग्लाइकोलिसिस को थोड़ा सा मज़ेदार तरीके में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रोसेस है ना 10 स्टेप में पूरी होती है। स्टेज 1 क्या है, यहां पर देखिए, ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है और बना रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब हमारी सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस कहां हो रही है, सेल के साइटोप्लाज्म में। पूरी प्रोसेस एक सेल है उसके साइटोप्लाज्म में हो रही है। ठीक है, और उसमें क्या कर रहा है, ग्लूकोज क्या है, क्या ग्लूकोज में एक फास्फेट ग्रुप जुड़ रहा है। देखो ये एटीपी जुड़ रहा है, देखो यहां से आया ना ये एटीपी इसमें जुड़ रहा है। जब ये एटीपी इसमें जोड़ा जाता है तो उसमें एक एंजाइम होता है ग्लूकोकाइनेज, जिसे हेक्साकाइनेज कहते हैं। क्या कहते हैं इस एंजाइम को, हेक्साकाइनेज कहते हैं। तो ये हेक्साकाइनेज की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप अब इसे ऐसे समझ सकते हो कि ग्लूकोज एक सीधा साधा सा मॉलिक्यूल था, लेकिन हेक्साकाइनेज नाम का एक एंजाइम उसे तैयार करने में लग गया। कि मानो हेक्साकाइनेज ने ग्लूकोज से कहा कि बेटा अब तू अकेला नहीं है। ग्लूकोज से क्या कह रहा है, बेटा अब तू अकेला नहीं है, तेरी जिंदगी में मैं एक फास्फेट ग्रुप जोड़ रहा हूं। और ये क्या करता है, एटीपी से एक फास्फेट ग्रुप आ जाता है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। तो एक फास्फेट ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ग्लूकोज से हेक्साकाइनेज क्या कह रहा है कि बेटा अब तू अकेला नहीं है, मैं तेरी जिंदगी में एक फास्फेट ग्रुप जोड़ रहा हूं। अब ग्लूकोज सज धज कर तैयार हो गया और फास्फेट ग्रुप नाम की ज्वेलरी पहन ली या गहने पहन लिए। इसमें एटीपी से एक फास्फेट ग्रुप ग्लूकोज को ट्रांसफर हो गया और क्या बना दिया, ग्लूकोज 6 फास्फेट, और थोड़ी सी एडीपी यहां पर रिलीज हो गई। देखो इस प्रोसेस में क्या हुई, थोड़ी सी एडीपी रिलीज हो गई, लेकिन बना क्या दिया, ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्या जोड़ दिया, एक फास्फेट जोड़ दिया ना, तो 6 पोजीशन पर एक फास्फेट जुड़ा, इसलिए क्या बोल दिया अपन ने, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। यहां पर एटीपी ने एक फास्फेट ग्रुप ग्लूकोज को सौंप दिया और ग्लूकोज एकदम हीरो की तरह बदल गया।
अब वो वाला पहले वाला ग्लूकोज नहीं रहा, अब ग्लूकोज चौड़ा होकर कह रहा, यस माय नेम इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सोचिए जैसे एटीपी ने उसे एक सुपर पावर दे दी, नहीं दे दी, एटीपी ने क्या कर दिया, उसे एक सुपर पावर दे दी, भाई अब तेरा नाम हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट, तेरी 6 पोजीशन पर हमने एक फास्फेट मॉलिक्यूल जोड़ दिया, ठीक है, तो वो क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये वाली जो स्टेप थी ना, ये कौन सी स्टेप हो गई, ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप, समझ गए। अब सेकंड स्टेप की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसको बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, सेकंड स्टेप की। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में कन्वर्ट होगा, अब ग्लूकोज 6 फास्फेट को एक एंजाइम आएगा, वो एंजाइम क्या करेगा, वो एंजाइम इसको फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदलेगा, और उस एंजाइम का नाम होता है फास्फोग्लूकोम्यूटेज। क्या होता है, फास्फोग्लूकोम्यूटेज। ये एंजाइम क्या करता है, उसको फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदलेगा, इसको आइसोमेरेज रिएक्शन भी कहते हैं। ये दोनों साइड होती है, जहां पर दोनों साइड होगी ना वहां पर अपन को देखो, ये आइसोमर, ये एक प्रकार का आइसोमर होता है इसी का, ग्लूकोज 6 फास्फेट का, इसलिए इसको आइसोमेरेज भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बना दिया, तो क्या इस्तेमाल हो रहा है एंजाइम, फास्फोग्लूकोम्यूटेज। क्या हो रहा है, यहां पर एक एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है फास्फोग्लूकोम्यूटेज। ये एंजाइम क्या कर रहा है, इसको फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल दे रहा है, ठीक है। अब कहानी में कौन सा एंजाइम आ गया, फास्फोग्लूकोम्यूटेज। पहले कौन सा आया था, हेक्साकाइनेज, समझिएगा मेरी बात, हेक्साकाइनेज आया था। अब सेकंड स्टेप में कौन आया, फास्फोग्लूकोम्यूटेज। ये क्या कर रहा, ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज, ग्लूकोज अब किस में बदल गई है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, बिल्कुल याद रखना है, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द फ्रक्टोज, और बाकी बदल रहेगा, बाकी वही रहेगा, बाकी 6 फास्फेट रहेगा, 6 फास्फेट में बदल देता। इसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई जादूगर आया और बोला अब तुझे हम फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इस स्टेज में ग्लूकोज का नाम भी बदल देता है और वो थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर फ्रक्टोज बन जाता है। तो ये है ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप और ये है ग्लाइकोलिसिस का सेकंड स्टेप। तो ये दोनों स्टेप क्या कर रहे हैं, इन दोनों स्टेप में ग्लूकोज को सजाया और संवारा जा रहा है, एकदम ग्लूकोज को नई पहचान मिल रही है ताकि अगली स्टेप में वो अच्छे से एनर्जी बना सके। तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट स्टेज में हेक्साकाइनेज एंजाइम क्या कर रहा था, एक एटीपी को जोड़ रहा था और बना रहा था ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे एक फास्फेट जोड़ दिया एटीपी के थ्रू। फिर क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट के लिए एक और अगला एंजाइम आता है अगली स्टेज में, उसको बोलते हैं फास्फोग्लूकोम्यूटेज। और ये क्या कर रहा था, उसको फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर दिया। 2 स्टेप हो गई, ठीक है। अब ग्लूकोज का कवर या उसका देखो पहनावा बदल चुका है, अब ग्लूकोज बन गया है फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ठीक है। तो यहां तक इस एंजाइम, इसको भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लो हो सकता है हमें आगे इसको साफ करना पड़े, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करेंगे स्टेप थर्ड की। अब क्या होगा, ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है ये कैसे किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट कैसे बनेगा। तो थोड़ा सा मेरी बात बहुत ध्यान से समझें। देखो जो दूसरा एटीपी मॉलिक्यूल एक फास्फेट ग्रुप को फ्रक्टोज 6 फास्फेट को ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या करेगा, एक एटीपी मॉलिक्यूल आया और इसको फ्रक्टोज 6 फास्फेट को ये अपना एक एटीपी मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने से एक फास्फेट ग्रुप को किसको ट्रांसफर करेगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट को ट्रांसफर करेगा और इसे फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बना देगा, ठीक है। अब इसमें एक एंजाइम की रोल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसको बोलते हैं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या होता है एंजाइम, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये एंजाइम यहां पर आता है। तो तीसरा एंजाइम है, पहला एंजाइम, दूसरा एंजाइम। अब देखो यहां था फास्फोग्लूकोम्यूटेज, अब क्या हो गया, फ्रक्टोज था तो फ्रक्टोकाइनेज हो गया, ठीक है। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम क्या कर रहा है, एटीपी से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को यहां पर जोड़ रहा है, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट को एक एटीपी मॉलिक्यूल ट्रांसफर कर रहा, तो फ्रक्टोज किस में बदल गया, फ्रक्टोज बदल गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट।
तो इसे ऐसे समझ सकते हो कि एटीपी का एक मॉलिक्यूल आता और कहता कि भाई सुनो, अरे भाई फ्रक्टोज 6 फास्फेट तू तैयार हो जा, मैं तुझे और ताकतवर बनाने जा रहा हूं। और एटीपी उसे एक और फास्फेट ग्रुप का तोहफा दे देता है। ये एटीपी क्या कर रहा, इसमें एक और फास्फेट ग्रुप जोड़ दिया तो हो गया फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट। और इसका नया नाम भी रख दिया कि सुन, तुझे ताकत दे दी तो तू क्या हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट हो गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जैसे किसी ने ग्लूकोज को एकदम नई ड्रेस पहना दी हो। तो ये तीसरा एंजाइम आपको यहां पर क्या याद रखना है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों ने यहां पर तीसरी स्टेप पूरी कर ली। दिस इज द थर्ड स्टेप। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब जो फोर्थ स्टेज है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको बहुत इजीली समझाने वाला हूं। पहली स्टेप में क्या हुआ था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था, और क्या था एंजाइम, हेक्साकाइनेज। ठीक है, हेक्साकाइनेज ने क्या किया था, एक एटीपी से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को ग्लूकोज को ट्रांसफर कर दिया और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। 6 मतलब 6 पोजीशन पे जुड़ गया था वो फॉस्फेट। अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और वहां पर एंजाइम होता है फास्फोग्लूकोम्यूटेज। ठीक है, आराम से। फिर क्या हुआ, थर्ड स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक एटीपी मॉलिक्यूल से फ्रक्टोज निकालकर, एटीपी मॉलिक्यूल से फॉस्फेट निकलकर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को दे देता है। अब यहां पर 2 फॉस्फेट हो गए, तो फ्रक्टोज 1,6 मतलब एक जुड़ा 6 पोजीशन पे पहले जुड़ा था, अब पहली पोजीशन पे भी एक फॉस्फेट जुड़ गया, इसलिए बोलेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बात समझ में आ गई। अब जो फोर्थ स्टेज है वो समझो। एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं बेटा एल्डोलोज फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं इस एंजाइम को, एल्डोलोज फ्रक्टोज। ये एंजाइम क्या कर रहा है, ये एल्डोलोज फ्रक्टोज एंजाइम ये बड़े कायदे से आता है एल्डोलोज फ्रक्टोज का, और ये 1,6 बिस फॉस्फेट को क्या करता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, और साथ ही साथ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में ट्रांसफर कर देता है, बदल देता है। दरअसल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। क्या है बेटा, ये आइसोमर है। मतलब समझो कि एल्डोलोज फ्रक्टोज आया, अब इस कहानी में क्या है, एक एंजाइम एल्डोलोज आता है। ठीक है, अभी एल्डोलोज क्या करता है, बिल्कुल एक जादूगर की तरह फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को 20 से चीर कर 2 हिस्से बना देता है। एक हिस्सा हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 20 से चीर दिया, और दूसरा हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोनों का कमाल का रिश्ता भी है। कैसे, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, इसलिए लिखा ना आइसोमरेज, ये आइसोमर हैं, यानी बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। समझिए यह है कि जैसे जुड़वा भाई हों और 2 अलग अलग नामों के साथ आगे एनर्जी बनाने के सफर में बढ़ रहे हैं। तो इस तरह स्टेज 3 हो गई और ये स्टेज 4 हो गया। दिस इज द स्टेज 4। ये हो गई आपकी स्टेज 4। ठीक है, तो स्टेज 3 और स्टेज 4 में एटीपी और एंजाइम मिलकर फ्रक्टोज को टॉप लेवल पावर में बदल देते हैं, और क्या बना दिया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, टॉप लेवल, ताकि अगली स्टेज में दोनों भाई मिलकर और भी एनर्जी का इंतजाम कर सकें। ठीक है, ये दोनों भाई मिलकर क्या करेंगे, अब और एनर्जी लेके आएंगे। अभी एनर्जी कैसे आएगी, थोड़ा मेरी बात को ध्यान से समझने की आपको कोशिश करनी है। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है जिसको बोलते हैं स्टेप नंबर 5। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ट्रायोस फास्फेट आइसोमरेज क्या आएगा, ट्रायोस फास्फेट आइसोमरेज क्या करेगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को क्या करेगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदलने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, इसको ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल देगा। ये देखो, ये आपस में बदल रहे हैं। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या कर रहा है तो दिस इज द 5th स्टेज। ये दोनों भाई थे ना, अब इनको बदलना है। ये हो गई है 5th स्टेज, आइसोमरेज एक दूसरे के। तो क्या हो रहा है, ट्रायोस फास्फेट आइसोमरेज। क्या करना है, ट्रायोस, यहां पर एंजाइम कौन सा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, नीचे लिखाइए।
ठीक है। ट्रायोस फास्फेट आइसोमरेज क्या करेगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने वाला है, ठीक है, जो कि ग्लाइकोलिसिस के अगले स्टेप से मैं सबस्ट्रेट का काम करने वाला है, यही काम करेगा। तो यहाँ एंजाइम ट्रायोस फास्फेट आइसोमरेज आता है और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से कहता है कि भाई सुनो, अब समय आ गया है कि तू अपने जुड़वा भाई ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जैसे बन जाओ। क्या मैंने बोला, एंजाइम ट्रायोस फास्फेट आइसोमरेज आता है, एंजाइम ट्रायोस फास्फेट आइसोमरेट एंजाइम आता है और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से कहता है कि सुन भाई, अब तू अपने भाई ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जैसे हो जाओ, ताकि तू भी आगे एनर्जी बनाने की प्रक्रिया में भाग ले सके। और एक ही झटके में उसे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट कर देता है बेटा, ट्रायोस फास्फेट आइसोमरेज। तो समझ लीजिए अब दोनों भाई एक ही पहचान के साथ अगले स्टेप की ओर बढ़ने को तैयार हो गए हैं। तो 5th स्टेप यहां पर हो गई। तो 5th स्टेप तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बस एंजाइम का नाम आपको ऐड करते रहना है, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। अब हम लोग 6th स्टेप में आते हैं। इस स्टेप में 2 रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 2 रिएक्शन पढ़ेंगे कि जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, तो यहां पर एक एंजाइम आएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा। वो ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकालेगा। क्या करेगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को NAD+ में ट्रांसफर करता है। क्या करता है, NAD+ में ट्रांसफर करता है और NADH+ H+ बनाता है। क्या बनाता है, और NADH और NADH और H+ बनाता है। तो क्या बनता है यहां पर, NADH+ H+ बन गया। मैंने क्या कहा, फिर सुनो, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो यहां पर एंजाइम कौन सा आ जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसी नाम का एंजाइम है। देखो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बिल्कुल सेम, ठीक है। और इसका क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रोजनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, देखो आ गया। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करेगा, NAD+ से क्या करेगा, क्या कर रहा है, NAD+ में क्या कर रहा है, एक मॉलिक्यूल ट्रांसफर करता है। किससे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, ठीक है, NAD+ मतलब, NAD+ का मतलब क्या हो गया, NAD+ को बोलते हैं नाइकोटिनामाइन एडेनिन डीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, नाइकोटिनामाइड एडेनिन डीन्यूक्लियोटाइड NAD+ में एक H+ को ट्रांसफर करता है, जिससे NADH और H+ बनता है। यहां एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एक केमिकल मैजिशियन की तरह आता है और ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट से हाइड्रोजन का छोटा सा पैकेज लेकर NAD+ को दे देता है। किसको दे दिया, NAD+ को दे दिया। क्या दे दिया, यहां से एक उठाया इसने हाइड्रोजन और किसको दे दिया, इसको दे दिया, NAD+ को। देखो ठीक है, इसको जैसे ही मिला NAD+ ने खुशी खुशी से एक्सेप्ट कर लिया, मजा आ गया भाई, और जल्दी से तुरंत कहीं ये H भाग ना जाए, इसको NADH और H+ आयन में बदल दिया। क्या किया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम मतलब हाइड्रोजन को डिहाइड्रेशन, मतलब हाइड्रोजन को निकालना है, ठीक है। तो क्या किया इसने, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेकर NAD+ को दे दिया। NAD+ ने बहुत एक्सेप्टली खुश हो गया, मजा आ गया। उसके दिमाग में आया कहीं ये भाग ना जाए, क्या करूं, इसको NADH और H+ में कन्वर्ट कर दिया। ये कुछ ऐसा है जैसे NAD+ ने हाइड्रोजन का तोहफा पाकर अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ा लिया। क्या कर लिया, अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ा लिया, मतलब ये अगली स्टेप में और भी पावरफुल हो गया है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा, ग्लिसरल्डिहाइड उसमें एक और फॉस्फेट जोड़ेगा, ठीक है। जैसे ही जोड़ा
तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, तो क्या होगा, एक और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 1,3 था ना, एक और जोड़ दिया इसमें 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट, क्या हो गया 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट, याद आ जाएगा। अब क्या कर दिया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज ऑक्सीडाइज ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में क्या कर रहा है, एक और फॉस्फेट जोड़ता है जिससे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। क्या बनता है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। साथ ही साथ एक बंदा और बन रहा, उसका नाम है 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। और फिर बाद में यही क्या करेगा, फिर कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज फिर से अपना जादू दिखाता है और ऑक्सीडाइज ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट जोड़ देता है और 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट नाम का एक मॉलिक्यूल बनाता है। देखो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट नाम का क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बनाता है, मतलब जो और भी एनर्जी से भरपूर होता है, मतलब और एनर्जी आ गई। अब इसे ऐसे समझिए कि एक साइकिल में एक दूसरा पहिया जोड़ दिया गया हो ताकि वह तेजी से दौड़ सके और एनर्जी की ओर बढ़ सके। इस तरह स्टेप 5 और 6 में, ये स्टेप क्या 5 तक हो गया ना, ये दिस इज द स्टेप 6। अब यहां से स्टेप चली यहां तक, दिस इज द 6th स्टेप। इस प्रकार स्टेप 5 और 6 में अपन ने क्या देखा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एनर्जी प्रोडक्शन की ओर अपने छोटे छोटे कदम बढ़ा रहा है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन की ओर 5th और 6th स्टेप में छोटे छोटे कदम बढ़ा रहा है और NADH जैसे एनर्जी कैरियर को तैयार कर रहा है। देखो यहाँ पर NADH तैयार हुआ ना, दिस इज द NADH, ये तैयार हुआ ना, 2 मॉलिक्यूल NADH बन रहे हैं, इसको तैयार कर रहा है ताकि अगली स्टेप में एनर्जी का और बड़ा धमाका कर सके। तो आप बेटा जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, तो हम लोगों ने 6 स्टेप कर लिए, ठीक है। ये एंजाइम आपको याद रखना, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। क्या कर रहा है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाल रहा था और NAD+ में जोड़ रहा था। NAD+ बहुत चालाक था, खुश हो गया, अरे वाह ये मिला, कहीं ये भाग ना जाए, क्या करो NADH बना लो और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ साथ में और बना दो, बन गया। साथ ही साथ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट जोड़ दिया, क्या जोड़ा, तो हो गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। यहां तक कंफर्म। अब स्टेप 7 की बात करते हैं। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से एक फॉस्फेट ग्रुप ADP को ट्रांसफर होता है। किसको ट्रांसफर होता है, ADP को ट्रांसफर होता है, जिससे बनता है ATP। देखो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से एक फॉस्फेट ग्रुप ADP को ट्रांसफर होता है और जिससे बनता है, क्या बनता है, ATP। ये देखो यहां ATP बन रहा और इसमें फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम मदद करता है। कौन करता है बेटा, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम मदद करता है। देखो फॉस्फोग्लिसरोलेट काइनेज एंजाइम, तो फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम मदद कर रहा है। तो इस रिएक्शन के लास्ट में 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट और ATP बनते हैं। देखो ATP के 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना ना। तो क्या हुआ, मैं फिर बात सुनो, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से एक फॉस्फेट ग्रुप, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से एक फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। किसको, ADP को, ADP को ट्रांसफर हो गया, मतलब यहां से एक फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है ADP को। देखो यहां से एक फॉस्फेट ग्रुप निकला, एक फॉस्फेट ग्रुप निकला और ये ADP को ट्रांसफर हो गया। जैसे ही ADP को ट्रांसफर होता है बनता है ATP और इसमें फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम हेल्प करता है और क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट के बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बने और 2 मॉलिक्यूल ATP के बने, ठीक है। यहां पर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट ने अपने अंदर छुपी हुई एनर्जी का एक हिस्सा ADP को दे दिया। इसने अपनी एनर्जी की छुपे हुए हिस्सा क्या दे दिया, एक हिस्सा ADP को दे दिया और ADP क्या कर रहा था, ADP ने उसे ATP में बदल दिया, जो कि एनर्जी का असली बॉस है। बात समझ में आई। अब यही फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज नाम का एंजाइम यहां पर एक मीडिएटर का काम करता है।
क्या कर रहा है, यही फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम एक मीडिएटर का काम करता है और पूरी सौदेबाजी करता है पूरी तरह, और सक्सेसफुली सौदेबाजी को करता है। ये कुछ ऐसे है जैसे किसी ने कहा हो कि सुनो भैया, एडीपी को पावर अप करके सुपरहिट बना दो ताकि वो एटीपी बना सके। इससे कहा है भाई साहब एक बात ने कि सुनो तुम्हें क्या करना है, एडीपी को पावर अप करो। इसलिए क्या करता है, यहां से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल लेके आता है, पावर अप हो गया एडीपी, और उसने एटीपी को कन्वर्ट कर दिया, एटीपी में कन्वर्ट कर दिया, और यही एटीपी एनर्जी का असली बॉस है। तो फास्फोग्लिसरोकाइनेज नाम का एंजाइम यहां पर एक मीडिएटर का काम करता है, कुछ समझ में आए? ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा, आपका एटीपी बन गया। और इस रिएक्शन के लास्ट में हमारे पास दो खास चीजें होती हैं, एक होता है बेटा, एक होता है फास्फोग्लिसरेट और एक होता है एटीपी। देखो हमारे पास क्या है, 3 फास्फोग्लिसरेट बन गया हमारे पास, ये एक 3 फास्फोग्लिसरेट है, और हमारे पास दूसरा क्या है, एटीपी है। अब अगली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये थी आपकी 7th स्टेप, दिस इज द 7th स्टेज, ये हो गई आपकी 7th स्टेज। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, इसके बाद आती है अगली 8th स्टेज। अब क्या होगा, 3 फास्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट होना है 2 फास्फोग्लिसरेट में, मतलब फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल का फॉस्फेट तीसरे कार्बन से हटकर, अब ये तीसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, फास्फोग्लिसरेट में क्या हुआ का फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल का जो फॉस्फेट है ना, वो तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, वहां से हटकर दूसरे कार्बन पर आ जाएगा। ठीक है, जिसमें एंजाइम होता है फास्फोग्लिसरोम्यूटेज। एंजाइम कौन सा है, म्यूटेज लिखा ना, इसको पूरा लिख लो, इसको पूरा नाम लिखना, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज। ये फास्फोग्लिसरोम्यूटेज क्या कर रहा है, यहां से जो तीसरे पे लगा, तीसरे कार्बन से हटाकर दूसरे कार्बन पर आ जाएगा। फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल का फास्फेट था ना, वो तीसरे कार्बन से हट जाएगा, अब किस पर आ जाएगा, सेकेंड कार्बन पर आ जाएगा, जिससे एंजाइम फास्फोग्लिसरोम्यूटेज की मदद से क्या आ जाएगा, ये सेकेंड कार्बन पर आ जाएगा और 2 मॉलिक्यूल 2 फास्फोग्लिसरेट बनाएगा। क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल 2 फास्फोग्लिसरेट बनाएगा। ये स्टेप हो गई बेटा 8th स्टेप। ये कौन सी स्टेप हो गई, ये 8th स्टेप हो गई। मतलब यहां पर एंजाइम फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एक आर्किटेक्चर की तरह काम कर रहा है, एक बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट है, उसी तरह काम कर रहा है, और फास्फेट को तीसरे कार्बन से उठाकर कहां ले जा रहा है, दूसरे कार्बन पर ले जा रहा है, उस पर शिफ्ट कर दे रहा है। अब हमारे पास 2 फास्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल हैं, जो कि इस बदलाव से और भी स्मार्ट और स्टाइलिश हो गए। ठीक, क्या हो गए, बहुत स्मार्ट स्टाइलिश हो गए। ये बदलाव कुछ ऐसा है जैसे मॉलिक्यूल ने अपनी टोपी मतलब फास्फेट को सरका कर दूसरे पोजीशन में डाल लिया। पहले टोपी यूं लगाए हुए था, अब उसने यूं कुछ कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा स्टाइलिश लग रहा, थोड़ा सा स्मार्ट लग रहा, सीधी टोपी है, थोड़ा सा तिरछा कर लो या उल्टी पहन लो। तो क्या हुआ, फिर 3rd पोजीशन से उठाकर 2nd पोजीशन पर डाल दिया। ठीक है, ताकि अगले स्टेप में और अच्छे से काम कर सके। इस तरह आप देखें स्टेप 7 और 8 स्टेप में एटीपी जैसे पावरफुल एनर्जी मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक है, क्या बन रहे हैं, एटीपी जैसे पावरफुल एनर्जी मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और फास्फेट की पोजीशन बदलने के साथ ये मॉलिक्यूल अगले स्टेप में पूरी एनर्जी के साथ अब तैयार है। अब मेन काम होने वाला है 9th और 10th स्टेप में। ठीक है, तो जल्दी से बेटा ये इसको नोट करो और इसको जल्दी से नोट करो, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज। अब बेटा हम लोग करेंगे स्टेप 9 में बात करते हैं। स्टेप 9 क्या है, अब एक आएगा एंजाइम इनोलोज। क्या आएगा बेटा, एक एंजाइम आएगा इनोलोज, और इनोलोज क्या करेगा, दिस इज द एंजाइम इनोलोज। ये एंजाइम इनोलोज क्या कर रहा है, 2 फास्फोग्लिसरेट से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल रहा। क्या निकाल रहा, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालता है, जिससे फास्फोइनोल पाइरूवेट बनता है। क्या कर लिया इसने यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो क्या बना, 2 फास्फोइनोल पाइरूवेट बन गया। मेरी बात फिर समझना, एक एंजाइम आया नेक्स्ट स्टेप में, और ये स्टेप नंबर हो गई बेटा 9th, ये 9th स्टेप। 9th स्टेप में क्या हुआ, 2 फास्फोग्लिसरेट से एक एंजाइम आता है इनोलेज। वो क्या कर रहा है, 2 फास्फोग्लिसरेट से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल रहा है। देखो -H2O निकाल दिया।
जिससे क्या बनता, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बनता है। क्या बना, देखो 2-फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बना। यहां पर इनोलोज नाम का एंजाइम बिल्कुल एक मैकेनिक की तरह काम करता है और 2-फॉस्फोग्लिसरेट से पानी का मॉलिक्यूल देखो बेटा रिमूव कर देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे 2-फॉस्फोग्लिसरेट को थोड़ा सा हल्का कर दिया, भाई तेरा वजन ज्यादा है, थोड़ा सा पानी छोड़ जा, ताकि वो अपने अगले रूप में बदल सके। अब हमारे पास फॉस्फोइनोल पाइरूवेट आ गया, जो कि एनर्जी देने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। अब बिल्कुल फाइनल 10th स्टेप की हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो ये 9th हो गया। अब ये जो लास्ट स्टेप है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा 10th स्टेप। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस 10th स्टेप में होती है। स्टेप नंबर 10 सुनो। अब ये फॉस्फोइनोल पाइरूवेट क्या कर रहा है, से एक फास्फेट एडीपी को ट्रांसफर होता है। देखो एक फास्फेट क्या हो रहा है, एडीपी को ट्रांसफर हो गया, और जिससे पाइरूवेट और एटीपी बनते हैं। एक फॉस्फेट क्या हुआ, इसके पास आया और ये ऐसे करके ये आया और इसने ये फॉस्फेट आया, ये एटीपी को ट्रांसफर हो गया, जिससे पाइरूवेट बना, जिससे क्या बना, पाइरूवेट बना, एटीपी बना, जैसे क्या बना, पाइरूवेट बना, एटीपी बना। समझना, ठीक है। इसमें पाइरूवेट काइनेज एंजाइम हेल्प करता है। क्या करता है, इस प्रोसेस में पाइरूवेट काइनेज नाम का एंजाइम हेल्प करता है। तो इस रिएक्शन के बाद में 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट के बना, एटीपी बनता है। साथ ही साथ फॉस्फोइनोल पाइरूवेट अपनी पावर का अंतिम तोहफा एडीपी को दे देता है। किसको दे देता है, एडीपी को दे देता है। और इस फॉस्फेट की मदद से देखो दे दिया, एडीपी के पास दे दिया इसने अपना फॉस्फेट यहां से उठा ला और इसको दे दिया। और इसने क्या किया, और इस फॉस्फेट की मदद से एडीपी फिर से एटीपी यानी एनर्जी के बॉक्स में बदल गया। ये एडीपी क्या हुआ, एनर्जी के बॉक्स में, देखो जहां जहां एडीपी था देखो है ना, बदल रहा ना, फिर से ये एटीपी यानी एनर्जी के बॉक्स में बदल जाता है। जिसमें क्या हो रहा था, जिसमें पाइरूवेट काइनेज नाम का एंजाइम, देखो ये पूरे काम को बहुत आसान बना रहा था। ये रहा पाइरूवेट काइनेज, ये एंजाइम क्या कर रहा था, इस पूरे काम को बहुत ही अच्छे तरीके से आसान बना देता है। और लास्ट में हमें 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट और एटीपी मिलते हैं। साथ ही एनर्जी का धमाका भी होता है, साथ में H2O भी होता है और NADH भी रिलीज होता है। तो पाइरूवेट ने पूरी प्रक्रिया को इस प्रकार से, पाइरूवेट बनने के साथ इस पूरी प्रोसेस को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब इस पूरी प्रोसेस को अगर अपन समझें, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर हम समझने की कोशिश करें, या जो इसके मेन बिंदु हैं उनको समझने की कोशिश करें, तो समझिए ग्लाइकोलिसिस क्या है। ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटकर 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल बना रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक मीठा ग्लूकोज मॉलिक्यूल कई स्टेप से गुजरते हुए 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल में टूट जाता है। क्या कर रहा है, इसे आप ऐसे समझिए, मैंने क्या बोला, जैसे 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल बने ना, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हुआ, टूट गया और 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल बना लिए। ठीक है, बीच में कई बार पावर अप होता है ताकि एनर्जी बनती रहे। देखो हर जगह देखो पावर अप हो रहा है, देखो ये देखो एटीपी एडीपी, ये देखो एटीपी एडीपी, ये देखो एटीपी एडीपी, तो हर जगह बीच में पावर अप हो रहा है ताकि एनर्जी भी बनती रहे। तो ये प्रोसेस है ना, प्लांट्स और एनिमल्स की जो सेल्स होती है ना, उनके साइटोप्लाज्म में होती है। यानी चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो या फिर हम लोग भी हो, सभी सेल्स में यह प्रोसेस साइटोप्लाज्म के उस छोटे से किचन में होती है जहां सारी एनर्जी बनती है। इस प्रोसेस में 6 एंजाइम भी शामिल है। अगर एंजाइम को काउंट करने को बोले तो ध्यान से देखिएगा, 1 एंजाइम, 2 एंजाइम, 3 एंजाइम, ठीक है, 3 एंजाइम, 4 एंजाइम और 5 एंजाइम और 6 एंजाइम। तो इसमें कितने एंजाइम है, इसमें 6 एंजाइम भी आते हैं, इसमें 6 एंजाइम भी शामिल हैं। ठीक है, तो बात समझ में आए। ये उस टीम के खिलाड़ी हैं जो अलग अलग स्टेप में आके अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और ग्लूकोज को पूरी तरह पाइरूवेट में बदलते हैं। रिएक्शन के अंत में क्या मिल रहा था, 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट, 2 एटीपी, हाँ एटीपी कितने, 2 एटीपी और 2 NADH भी मिल रहा था। तो आखिर पूरी मेहनत के बाद हमारे पास 2 पाइरूवेट, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल और 2 NADH होते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे मेहनत के बाद आपको इनाम मिल गया है, अब यह इनाम हमारी बॉडी को एनर्जी देने के काम आएगा। तो ये था ग्लाइकोलिसिस का बिल्कुल मजेदार सफर जो मैंने आपको कराया। यहाँ पर एक साधारण ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होकर एंजाइम की मदद से एनर्जी और पाइरूवेट में बदलता है ताकि हमारी बॉडी को क्या मिले, एनर्जी मिले, ताकत मिले। बिल्कुल, अगर आप इस वीडियो को 2 बार भी देख लेंगे ना, तो मेरे ख्याल में आपको ग्लाइकोलिसिस अब आप भूलेंगे नहीं, इस बात की मेरी गारंटी है। आप किसी भी टॉपिक पे मुझे DM करें, मैसेज करें और
मुझे बताएं कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, बिल्कुल मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको उस टॉपिक को समझा दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं डॉक्टर निरंजन।